इतना आसानी से हो जाएगा, बनाओ पहले। पता नहीं स्क्वायर आर स्क्वायर तो होगा नहीं, आर का पावर 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? आर का पावर 4, सिग्मा पाई आर का पावर 4 128 माइनस 9/2। करो पहले, कुछ करना नहीं है भाई। पहले तो सेंटर के अबाउट जो है एक डिस्क का निकाल लेना है, उसके बाद दूसरा कैविटी का निकालना, बस माइनस प्लस कर देना। कहाँ किया हो? अभी नहीं आया ना उतना। कर, फिर से कर, देखना। डोंट टॉक। पहले हम करा चुके हैं ऐसे सवाल। निकालना पड़ेगा ना भाई, मास दिया कहाँ होगा? अगर मान ले m भी है तो सिर्फ m सिर्फ लिखेंगे, सिग्मा इंटू ए होगा। अगर मास दिया भी है तो मास क्या है, इसको कैसे बनाना होता है? फातिमा, पहला लेना है 4r का, प्लस दूसरा लेना है r का, माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा। यही करते हैं ना। तो मास बराबर सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा एरिया इसका क्या है? पाई आर स्क्वायर होता है ना डिस्क का एरिया, तो पाई 4r का स्क्वायर, तो 16 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए मास इसका, है ना। उसका कितना होगा मास? सिग्मा पाई आर स्क्वायर ना, सिंपल सा। इसका मास हो जाएगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर, m इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू I1 प्लस I2 करना है। यही करते हैं, हमेशा करते हैं ऐसे ही हम लोग। सेंटर मास में भी यही काम किए थे। अब मेरे हिसाब से आपका बन जाना चाहिए 16 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, सिग्मा छूट गया, सिग्मा छूट गया है, सिग्मा छूट गया, सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो I1 कितना आने वाला है? डिस्क है तो mr स्क्वायर बाई 2 होता है शायद, है ना। तो डिस्क है तो mr स्क्वायर बाई 2 होगा, तो I1 निकाल दो यहाँ से mr स्क्वायर बाई 2। तो m कितना है? 16 सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 2। तो इंटू आर मतलब 4r स्क्वायर बाई 2। तो 16 इंटू 16 पाई सिग्मा पाई आर का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 16 16 256 और 256 बाई 2 इक्वल टू 128। तो 128 सिग्मा पाई आर का पावर 4। मेरे हिसाब से I1 कितना आना चाहिए? क्या आप लोग को से कुछ अलग आ रहा है क्या? यही आ रहा होगा। I2 कितना करोगे? I2 क्या करोगे? ध्यान रहे किसके अबाउट निकालना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी के उसके सेंटर के अबाउट मत निकाल देना, इसके सेंटर के अबाउट मत निकाल देना। इसका किसके सेंटर के अबाउट है? ये वाला सेंटर। इसका मतलब क्या है? यहाँ से इसका डिस्टेंस 2r है। तो I2 कैसे निकालोगे? I2 इक्वल टू
अब आपको करना पड़ेगा क्या चीज़, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि इसके अबाउट प्लस एम आर स्क्वायर, तो इसके अबाउट कितना होगा, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, यही ना, सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो मास तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी है, तो I2 लिखोगे सिग्मा मास लिखोगे सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 2, है ना। तो आर स्क्वायर बाई 2 एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। उसके बाद प्लस करोगे, प्लस क्या करोगे भाई, एम आर स्क्वायर ना, सिंपल सा एम आर स्क्वायर। हाँ ठीक है, एम आर स्क्वायर कितना, एम आर स्क्वायर तो एम कितना है इसका, सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर, ये चीज़ है तुम्हारे पास। तो यहाँ से आ गया सिग्मा पाई आर का पावर 4, सिग्मा पाई आर का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, सिग्मा पाई आर का पावर 4 प्लस सिग्मा प्लस 4 सिग्मा पाई आर का पावर 4। अब जोड़ो दोनों, कितना आता है, कितना 9/2 सिग्मा पाई आर का पावर 4, 9/2 सिग्मा पाई आर का पावर 4, क्योंकि ये तो कॉमन आ रहा है ना दोनों में, 1/2 + 4 तो 9/2 हो जाएगा, सही है। अब क्या करना है, I1 प्लस I2, तो ये तो माइनस वाला है, इसका सिग्मा क्या चीज़ है, माइनस है, इसको निकालने के बाद आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, I1 की वैल्यू क्या है, I = 128 सिग्मा पाई आर का पावर 4 माइनस 9/2 सिग्मा पाई आर का पावर 4, तो सिग्मा पाई आर का पावर 4 128 माइनस 9/2, यही आंसर है तुम्हारा। जो निकालना है उसको निकालो फाइनल। कौन करके दिखाएगा इसको पहले, हाँ डिस्की है, डिस्की है, डिस्की है। हे भगवान, आप हैं कहाँ, अरे भैया जल्दी आ जाओ, सुबह सुबह ये बदतमीजी पे आया हुआ है। I = तो सिग्मा पाई बाई 2 R2 का पावर 4 माइनस R1 का पावर 4, यही होगा आंसर दीदी। हो गया, HCV बनाना शुरू कर दिया, मैंने भी बनाया है, HCV शुरू किया है, रोटेशनल मैकेनिक्स का रिवीजन स्टार्ट किया तुम लोग के लिए। चल एक होमवर्क, आइए आपका इंतजार है, यस आ जाओ। 8:07 हो रहा है, टोटल 37 मिनट लेट है। ये कब लिखा हुआ था 8 बजे, जितने आए हैं सब क्या बेवकूफ़ थे, सारे बेवकूफ़, अकेली अक्लमंद मेरी अयुन दीदी। अल्लाह का करता है, हम ठीक से सोए नहीं हैं, कुटकुटा जाओगे आज तुम लोग। हाँ नेक्स्ट।
रेडियस ऑफ गायरेशन, हेडिंग बना, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये कुछ नहीं होता है, बकवास होता है। मान लो ये ऐसा कोई मास है और इसका एक्सिस ये है और बहुत सारे पार्टिकल का मास आप ले रहे हो, R1, R2, R3, R4, R5, यहाँ से M1, M2, M3, M4, M5 डॉट 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 Rn, Mn। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हो अलग अलग, लिखते हो ना अलग अलग। कैसे लिखते हो? I इक्वल टू समेशन ऑफ I लिखते हो ना, MIR स्क्वायर लिखते, यही करते हैं हम लोग। क्यों नहीं हम सभी मास को एक जगह सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड मान लें, ठीक है? तो मैंने सभी मास को ऐसे एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड मान लिया, तो इस एक्सिस एस डैश एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको के कहते हैं और वही रेडियस ऑफ गायरेशन। चमक गया? और कुछ नहीं है। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? द डिस्टेंस फ्रॉम द मास where we have already supposed to be concentrated whole mass from the axis of that rotation is called radius of gyration, ayun didi, ठीक है? that is denoted by k और लिखा कैसे जाता है? I बराबर mk स्क्वायर, वहाँ mr स्क्वायर होता था, यहाँ mk स्क्वायर होता था। तो डेफिनेशन अगर लिखना, पहले डायग्राम बना लो फिर थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लो। मैं तो गलती कर दी क्या है, मैंने रिकॉर्डिंग ही चालू नहीं करा। तो बच्चों देख लीजिए और समझ लीजिए क्या किया है मैंने, ठीक है? बिल्कुल समझ आ गया है। मैंने क्या करा है, एक मास लिया है, मास का छोटा छोटा पार्टिकल, डीएम भी मान सकते हो उसको, छोटा छोटा पार्टिकल लिया है, फिर सभी मास को एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड मान करके उससे एक डिस्टेंस दिया है, उसी डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। कहां से डिस्टेंस ले रहे हैं? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है? इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। इसको लिखा कहा जाता है I बराबर एम के स्क्वायर और के की वैल्यू रूट अंडर IM, फलना ढिमकाना करके मैंने यहां तक आपको दिखाया। क्लियर? अब डेफिनेशन लिख लो। द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, the distance from axis of rotation, the distance from axis of rotation, the distance from axis of rotation। अपना काम करना रे लड़की, ठीक से बट बकलोल कहीं की क्या सर, ऐसे क्या हाथ रख के बैठी हुई उसके बदन हाथ पे, एकदम ढक्कन है। अपने पढ़ती नहीं है, उसको भी नहीं पढ़ने दे रही, तो अच्छी खासी लड़की बेकार हो गई। जायना को बर्बाद करने में जुबिया का पूरा हाथ है। एक जायना के गांव में एक पटुआ टोली गांव है, साला हर बच्चा वहां का IIT है ना। एक ये है इस IIT नहीं, ITI के चक्कर में है। हो गया? द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर द एंटायर मास, द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर द एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, ऑफ द बॉडी is supposed to be concentrated, and the moment of inertia is same, and the moment of inertia is same as that due to actual distribution,
of masses, moment of inertia is same as that due to actual distribution of mass of the body is called radius of gyration, is called radius of gyration. चमक गया? क्या लिखा लास्ट में? एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। बोली यह है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका होगा वही इसका भी होगा, वो उसमें बदलाव नहीं आने वाला, यही बात। तो लिखो फॉर एग्जाम्पल के लिए, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क about an axis perpendicular to its plane and through its center of mass। कितना? r नहीं होगा, r/√2 होगा। देख ठीक से, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस। इतना जल्दी तुक्का मारेगा ना तो गलती ही होगा नीट में। लिखा फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन through its center of mass is। तो सिंपल है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, और नीचे आपका लिखा हुआ है m, तो m कट जाएगा r/√2। नहीं, ये है ना एग्जाम्पल में, तो i के बराबर क्या? √i/m, तो i/m है, तो इसका होता है mr²/2 डिवाइडेड बाई m√। m ने m को मार डाला तो अंदर में बच गया r²/2, तो बाहर आएगा तो r/√2। समझा? r/√2 होगा। अच्छा, वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लिख लेना, लिख लो। द वैल्यू ऑफ k, लिख लो एक लाइन, द वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। माविया, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। लिखना, लेके आएगी लिपस्टिक लगाने के लिए, दोनों बैठी होगी अगल बगल में, कुछ ना कुछ तो करती होगी, वजह तो छुपा रही है लिपस्टिक को। अजीब लड़की है दोनों एकदम। The value of k depends upon the axis of rotation and mass distribution, axis of rotation and mass distribution with respect to it, with respect to it। एग्जाम्पल तो नहीं बोला मैंने बोला कि k किस पर डिपेंड करता है। अब थोड़ा सा बात हम तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं किस पे? एंगुलर वेलोसिटी पे। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी शांति बनाए रखिए। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। आप आज पहली बार आए हैं ना, पीछे वाले से ताल्लुकात मत रखिएगा, समझा? वरना ये लोग तो है ही माशाल्लाह से, मतलब इतने अच्छे इंटेलिजेंट लड़का सब है कि मतलब सब IIT बॉम्बे में CS लेगा ये लोग, समझा? मैं तो दरिया हूँ, समंदर में मैं जाऊँगा, तू झील है, बता कहाँ जाएगी? वो लोग झील है, समझा? एक कंबल ठंडा लग रहा है। गुड। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में आप लोग का रेडियन, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये सारी बातें आपको आती है। अब आपको इसका 3 केस को ढंग से समझना है।
बाकी कुछ है नहीं इसमें, बाकी सब आप जानते हो कि एंगुलर वेलोसिटी बराबर डी थीटा बराबर। आगे देखो सब लोग। तो अब क्या करेंगे अपन, जो एक केस बनाते हैं पहला एंगुलर वेलोसिटी में। हेडिंग बनाओ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल अबाउट फिक्स्ड पॉइंट। पहला पॉइंट है एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एंगुलर वेलोसिटी, हल्ला मत करो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट, अब इसमें क्या समझना है, इसमें कुछ समझना नहीं है, बस ऐसे ही टाइम पास। मान लो कि एक कोई पार्टिकल है ऐसा P, ठीक है, तो इसके कुछ दूरी पे मैंने एक पॉइंट O लिया जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब ये पार्टिकल इधर जा रहा है, मान लो ऐसे V से, V वेलोसिटी से, V वेक्टर है, V वेलोसिटी से जा रहा है। तो अब जो ये जो R था, R वेक्टर जो था, यहां से जो यहां तक का R वेक्टर था, क्या ये R वेक्टर जब पार्टिकल यहां आया तो R वेक्टर बदल जाएगा, है ना, R वेक्टर बदल जाएगा। तो R वेक्टर अब कैसा हो गया, यहां आ गया, मतलब इसको मान लेते हैं R डैश वेक्टर। अगर हल्ला करोगे तो बाहर जाना है, शेख अपना अपना देख इधर, और बाकी लोग हल्ला करोगे तो बाहर जाओगे। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। सर ये ठोक रहा था, मार रहा था, ऐसे कर रहा था, चुट्टी काट रहा था, वो सब नहीं चलेगा। सर पेन खत्म हो गया तो बाहर जाओ, खरीदो, लेके आओ, किसी से मांगना नहीं है। पैसा तेरे पापा देंगे जो 2 लाख दिए यहाँ पर, फ्री का, मुफ्त का दिए। हाँ, R1 डैश, ठीक है, तो यहाँ पे R और R1 डैश हो गया। तो क्या बदल रहा है इसके अंदर, जरा ध्यान से देखो। ध्यान से देखोगे तो इस खौफनाक चेहरे में एक बात नजर आती है कि कोई एंगल थीटा होना चाहिए यहाँ पे, और इसका V cos थीटा होना चाहिए। तो ये V cos थीटा कर क्या रहा है, ये V cos थीटा कर क्या रहा है, ये V cos थीटा आपकी इसकी लंबाई को बढ़ा रहा है, रेडियस की डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सिस से ये क्या कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। और एक और कंपोनेंट बन रहा है इधर, वो क्या कर रहा है, वो उसको रोटेट करा रहा है, इसको पार्टिकल। समझ आया? तो यहां से जो V cos थीटा है, इस V cos थीटा को क्या तुम V वेक्टर डॉट R का यूनिट वेक्टर लिख सकते हो कि नहीं? V वेक्टर डॉट R का यूनिट वेक्टर हम लिख सकते हैं, क्योंकि V R आपको पता ही है कि V वेक्टर डॉट R वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो V वेक्टर का मैग्नीट्यूड R के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा होता है। तो ये वापस से क्या आ गया, V cos थीटा, क्योंकि R का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, है कि नहीं? तो यहां से क्या आ गया, V cos थीटा हो गया। ऐसा मैंने पहले भी आपको कहां पे कराया, याद करो, इलेक्ट्रोस्टैट में ऐसे ही एक जगह आया था P डॉट R वाला, P cos थीटा, डाइपोल मोमेंट में, डाइपोल में। तो यहां वही चीज है। तो यहां हो गया आपको V cos थीटा। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम V वेक्टर डॉट R वेक्टर डिवाइडेड बाई R, डिवाइडेड बाई R। अयूम तुमको समझ तो आया नहीं होगा क्योंकि तुम सब कुछ तो रिवीजन करती नहीं हो। तो V वेक्टर डॉट R वेक्टर डिवाइडेड बाई R, दिस इज द कंपोनेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ। समझा गया? और इसको क्या लिख सकते हैं, और हम यहां पर कंपोनेंट V वेक्टर अलोंग R वेक्टर, और R क्या, dr अपॉन dt, dr अपॉन dt क्या, फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ फलना ढिमकाना जो भी है। तो लिखो, पहले इतनी बात लिखो तुम लोग जल्दी से, कुछ नहीं। कंपोनेंट ऑफ V वेक्टर अलोंग R वेक्टर,
है ना, यही तो है, आर वेक्टर के लॉन्ग ही तो कंपोनेंट है। और किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो यहां से इज इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ये क्या, वी वेक्टर डी आर वेक्टर बाई डी टी, ये क्या, लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ आर चेंजेस, रेट ऑफ मैग्नीट्यूड है, रेट बाई विच, ऐसे लिख सकते हो, रेट बाई विच मैग्नीट्यूड ऑफ आर चेंजेस, रेट बाई विच मैग्नीट्यूड ऑफ, सिंपल, इतनी बात समझने का जरूरत नहीं, सिंबल है, कितने रेट से बदल रहा है बस, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर चेंजेस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ओ से लेके पी के बीच में जो चेंज हो रहा है वही डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी चेंजेस, लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी चेंजेस, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी चेंजेस, ओ एंड पी चेंजेस, समझ गए? अब देखो यहां से एक बात और कि थीटा क्या है भाई, एंगल बिटवीन आर वेक्टर और वी वेक्टर, ये है ना, तो एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, डी वी परपेंडिकुलर बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वी परपेंडिकुलर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वी परपेंडिकुलर बाई आर, रेट बाई विच, ये रेट है, ये भी रेट है ना, दिख ही रहा है कि रेट है, लिख लो, रेट बाई विच आर वेक्टर रोटेट्स, किस रेट से आर वेक्टर रोटेट कर रहा है वो यही है, लिखिए जल्दी से, रेट बाई विच आर वेक्टर रोटेट्स, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट ओ, लिख लो, कितना मैं बोर्ड पे लिखूंगा, सुफियान लिखो, रेट बाई विच आर वेक्टर रोटेट्स, रेट, इसके पास लिखना है, रेट बाई विच आर वेक्टर रोटेट्स, रेट बाई विच आर वेक्टर रोटेट्स, और एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट ओ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट ओ एट दिस इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट। अब इसमें एक दो बातें, तीन बात और छोटी छोटी सी प्यारी सी बात है, यहां जरा गौर से देखो और बताओ कि अगर थीटा पॉजिटिव हो, मतलब एक्यूट हो, अगर थीटा एक्यूट हो तो वी पैरेलल पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं होगा? अगर थीटा एक्यूट होगा, इफ थीटा इज एक्यूट, सही है ना स्पेलिंग, एक्यूट, देन वी पैरेलल पॉजिटिव होगा। अगर वी पैरेलल पॉजिटिव है इसका मतलब यह है कि आपका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, तो ओपी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इंक्रीजेस, देन डिस्टेंस इंक्रीजेस, डिस्टेंस इंक्रीजेस। दूसरा, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, अगर थीटा ऑब्ट्यूज है मतलब 90 से बड़ा है, तो वी पैरेलल जो है वो नेगेटिव हो रहा है और डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और
और इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए अयूम तो क्या होगा? जरा गौर से, कोई कुछ नहीं बोलेगा। v cos 90 इक्वल टू 0, सही बोल रही है वो। तो v पैरेलल हो जाएगा 0, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? v 0 हो गया ना, तुमने बोला ना पैरेलल 0 हो जाएगा, मतलब क्या है इसका? 0 तो क्लास में सब है, तो इसका कोई मतलब थोड़ा ना है, लेकिन यहाँ का मतलब है। बोलिए। डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो कैसा पाथ बनने वाला है? अब कोई नहीं बोलेगा। आपने कहा कि अगर v पैरेलल 0 है तो डिस्टेंस विल बी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रहने का क्या मतलब है? क्या बनेगा? कैसा पाथ वाथ होने वाला है? सीधा मतलब ऐसा पार्टिकल ऐसे जाएगा? नहीं। तो सीधा मतलब क्या होता है? सीधा तो ये मतलब होता है। पता नहीं कुछ। पहला तो तुमने सब बात, दूसरा बात तो तुम पहला तो अपने से बोली थी, दूसरा बात सुन के बोली थी, सुननी। अब तीसरा बात ये है, वेरी गुड, बिरयानी माफ। अरे सुन, अगर तुमने बोला कि ये पार्टिकल, सब लोग समझोगे जितने भी कमजोर बच्चे हो, बोले शर्म आ गई सर, मैं कमजोर थोड़े ना, देखिए सर सुफियान बोला, देखिए सर कितने मजबूत हैं, शाहरुख खान सन्नी देओल से कम थोड़े ना है। अब देख, तुमने बोला कि ये कांस्टेंट है, अरे ये जब कांस्टेंट है, इसको तो ये रोटेट करा रहा ना ऐसे, तो जब ये रोटेट कराएगा तो इसका मतलब ये कि सर्कुलर पाथ बनेगा। हाँ, सोचना, उसका इस्तेमाल तो करने देते, जो मेरे पास नहीं है सर, उसका तो इस्तेमाल कम से कम करने देते, है ना। नो चेंज इन डिस्टेंस, यहाँ लिखो नो चेंज इन डिस्टेंस। नो चेंज इन डिस्टेंस मतलब एग्जाम्पल क्या होगा? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलो छापो जल्दी से, है ना। इफ डेल थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट in delta t time, then omega vector equal to del theta vector upon delta t time। तो ये एवरेज है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी, ओमेगा इक्वल टू एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है। तुम ध्यान रखना कि रिजिड बॉडी अगर किसी एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन कर रही है तो उसका एवरी पार्टिकल सेम ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा। मान ले कोई पार्टिकल डेल्टा टी टाइम में अगर डेल थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो क्या लिखेंगे? ओमेगा इक्वल डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी टाइम। मुआविया, हाँ ठीक है। अगर आपको इंस्टेंटेनियस लेना हो, अगर इंस्टेंटेनियस लेना हो तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करें? अगर आपको इंस्टेंटेनियस, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अगर डेल्टा टी को 0 की तरफ लेकर के जाएं, अगर डेल्टा टी को 0 की तरफ लेकर जाएं तो क्या होने वाला है? Then instantaneous angular velocity we have to write. Then instantaneous angular velocity, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ये लिखा जाएगा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिमिट
रऊफ बाहर जाना है क्या? तो फिर क्यों पीछे घूम के बात कर रहे हो? बाहर जाओ, फिर पेन मांग रहे हो तो ये चलेगा नहीं। कॉपी में लिखा हुआ कुछ नहीं मगर पेन मांग रहे थे। इसका क्या मतलब है डेल्टा टी टेंस टू 0 लिमिट का? ये लिख लिया सब लोग, डेल्टा टी टेंस टू 0 लिमिट डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी मतलब आप ये बात 100 बार समझा चुके, इसलिए हम बार बार एक ही बात को नहीं बताएंगे। डेल्टा टी टेंस 0 लिमिट का क्या मतलब होता है, ये आपको कैनेमेटिक्स में भी कितनी बार आया है, तो इसलिए ये बात अब करने का जरूरत नहीं। तो डेल्टा टी 0 लिमिट डेल्टा ओमेगा बराबर डेल डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी इज अ एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से आप एक बात और लिख लो, द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, the direction of omega is along the axis of rotation. The direction of omega is along the axis of rotation, or is along the axis of rotation, or to decide the direction, curl the fingers, right hand, na? Right hand, right hand. Curl the fingers of right hand. Curl the fingers of right hand in the direction of rotation. In the direction of rotation. Thumb of right hand gives the direction. Thumb ऐसे बड़े से घूम रही, ऐसे घुमा दो. Thumb will give you the direction of omega. Thumb will give you the direction of omega. चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नया हेडिंग बनाओ इसी का। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी हो गया, वो पॉइंट वाला हो गया। अब इसमें क्या है कि अगर कोई रिजिड बॉडी ही है बट रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन दोनों होना चाहिए, कुछ ऐसा, उसको कैसे समझते हैं? हटा दो। एंगुलर वेलोसिटी of rigid body angular velocity of rigid body in rotational and translational motion, in rotational and translational motion. Translational motion कुछ नहीं है, सब बच्चा वाला बात समझ। हर पार्टिकल का मैं वेलोसिटी लिख रहा हूं। मान लो ये वेलोसिटी ए पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल है, ये ए है और एक बी है, ठीक है। अब दोनों की वेलोसिटी देखो अलग। अच्छा ए बी उधर लिख दो, यहाँ ए ये बी, ऐसा। तो इन दोनों को मिला देते हैं ऐसा, इन दोनों को मिला दें, ठीक है। कोई किसी की वेलोसिटी वी ए होगी, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी वी ए है, इसकी वेलोसिटी वी बी है। कुछ तो भी एंगल बन रहा है ना उस लाइन से, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो एक का मान लेते हैं, मान लो ये लाइन ऐसे मैं निकाल दे रहा हूं, इसका एंगल अल्फा, इसका एंगल बीटा। तो बॉडी को रोटेट करने के लिए क्या कंपलसरी होना चाहिए? होना क्या होगा इसमें? या वी ए वी बी के बराबर है क्या? वी और वी बी बराबर है क्या? कौन बोलेगा? यहाँ वेलोसिटी पूरा एक बॉडी है, उसका एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं। ए पार्टिकल, बी पार्टिकल, सी पार्टिकल, डी पार्टिकल, कई सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं इसमें। तो आप मुझे ये बताओ कि बी पार्टिकल और ए पार्टिकल वी ए विल बी इक्वल टू वी बी, होगा या नहीं? होगा। बॉडी रोटेट भी कर रही है, ऐसे भी चल रही है, कहां से होगा? पॉसिबल ही नहीं है, नॉट
ओमेगा बोला था सेम, और वो भी एक ही एक्सिस के एक्सिस से रोटेट कर रहा था बॉडी, तब ध्यान दें ये सब बात। वहां भी अगर v बराबर आर ओमेगा होगा तो v सबकी बदल जाएगी। आर बदल रहा है ना, वो पहले ही क्लास में बताया था रोटेशनल मोशन की आप लोगों को कि आर अगर चेंज होगा तो v अपने आप चेंज होगा, याद है ना? ऐसे रॉड को घुमा के दिखाया था मैंने, वही चीज, ठीक है। तो यहां से क्या करना है अपन को, देखो एक लाइन में ड्रॉ ऐसे करके दिखा रहा हूं, यहां पे एक वेलोसिटी आ रही है वीबी कॉस बीटा, और यहां पे वेलोसिटी आ रही है वीए कॉस अल्फा। सही है कि नहीं? पढ़ा था, कुछ कांस्टेंट टाइप का चीज है ये, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल ए एंड बी इज नॉट चेंजिंग, ध्यान में। रिजिड बॉडी है तो चेंज हुआ क्या? नहीं ना। तो डिस्टेंस लिख लो एक लाइन यहाँ, द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल ए एंड बी इज नॉट चेंजिंग। A and B is not changing. अब अगर दोनों बराबर है तब तो ठीक, अच्छी बात है, लेकिन अगर बराबर नहीं हो तो क्या होने वाला है ये बताओ। इफ कंपोनेंट ऑफ नॉट इक्वल टू द डिस्टेंस ए बी विल इंक्रीज और डिक्रीज। अगर ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको एक चेंज नहीं हुआ, कब ये, अच्छा ये कब हो रहा है? इस कंडीशन में, मतलब इफ वी ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू वी बी कॉस बीटा, तब जाकर के ये डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ए एंड बी इज नॉट चेंजिंग। लेकिन इफ कंपोनेंट आर नॉट इक्वल then distance of A and B will change। मतलब कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा फिर बॉडी के अंदर में, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, टूट फूट टाइप का कुछ होना चाहिए, रिजिड बॉडी है ना। तो if component is not equal, अगर इक्वल नहीं है देन डिस्टेंस बिटवीन ए बी विल चेंज। लिख दो, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी विल चेंज, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज चेंज। अगर ए एंड बी चेंज मतलब अगर वी अल्फा वी ए कॉस अल्फा अगर ग्रेटर हो जाए वी बी कॉस बीटा से, तो क्या होने वाला है? डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, देन डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस। और अगर छोटा हो जाए तो क्या होगा? इफ VA cos alpha is less than VB cos beta, तो क्या होगा? डिस्टेंस डिक्रीज करेगा। लिख लो, डिस्टेंस डिक्रीजेस। हाँ, तो यहां से अगर आप इसको ऐसे देखो तो ये हो गया तुम्हारा VA साइन अल्फा, और ये हो गया VB साइन बीटा। इफ VA साइन अल्फा इज ग्रेटर देन VB साइन बीटा, VA साइन अल्फा इज ग्रेटर देन VB साइन बीटा, तो तुम लोग चुप रहोगे तो हम आहिस्ता हो जाएंगे। सिंपल है, वाइस वर्सा। इफ यू स्पीक लाउड आई विल स्पीक लाउड। जहां से कर रहा था, कहां से कर रहा था? कुछ नहीं, सिंपल ऐसे रोटेट करा है।
तो ये आ जाएगा वी आर। वी आर कितना, वी ए साइन अल्फा माइनस वी बी साइन बीटा। तो यहां से ओमेगा बराबर क्या होगा, वी रिलेटिव निकाल दो। वी ये क्या है, वी रिलेटिव है। ये क्या है, वी रिलेटिव है। अगर ये वी रिलेटिव है तो ओमेगा बराबर कितना, दोनों के बीच का डिस्टेंस और कुछ नहीं, दोनों के बीच का डिस्टेंस। मतलब वी ए साइन अल्फा माइनस वी बी साइन बीटा डिवाइडेड बाई ए बी। ऐसा कुछ नहीं है बदौलाबाजी और कुछ नहीं है। इधर उधर इधर उधर कर रहा है खाली। एक्सिस तो रोटेट कर रहा है, एक्सिस यहाँ पे ले नहीं रहे ना हम। हाँ पार्टिकल है, उसको कहीं से भी रोटेट करा दो, बस पार्टिकल रोटेट कर रहा है। क्योंकि देखो इसमें आप वो नहीं कह सकते कि कौन सा एक्सिस है, क्योंकि ये ट्रांसलेशनल रोटेशन दोनों कर रहा है साथ साथ, तो बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है कोई चीज़, इसलिए ठीक है। ज़ारा दीदी समझ आ रहा है, एडवांस की बच्ची, एडवांस में हो ना तुम्हारा, रैंक 2 ऑल इंडिया। रैंक 1 कौन है, जिबा। रैंक 3 है, रैंक 3 सुफियान, ऑल इंडिया टॉपर जेई का। छाप लिया। थीटा बराबर, कहाँ लिखा 0, अरे यार, थीटा बराबर ओमेगा टी, थीटा बराबर ओमेगा टी, ठीक है। अगर यहां ये कब है, जब ये v कांस्टेंट होगा तब ये कहानी है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तब ये कहानी है। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाए तो कौन सी कहानी बनने वाली है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है अयून, तो s बराबर vt लिखो, ठीक है, और थीटा बराबर ओमेगा टी इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये तो पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन में इफ a बराबर कांस्टेंट, a इक्वल टू कांस्टेंट, मुआविया उठो वहां से, उठ जाओ, आरिश जगह दो उसको। हाँ आगे आ जाओ, इसके रोफ के पीछे आ जाओ, बहुत देर से देख रहे तुमको। और पीछे क्या जा रहे हो तुम, जहां बैठे हुए बैठे तुम लोग, उसको लबर लबर बने पीछे। हाँ ए और कांस्टेंट है, इफ ए इज कांस्टेंट है, अगर ए कांस्टेंट है तो क्या क्या फॉर्मूला बनता है हमारा, एस वी बराबर यू प्लस ए टी, है ना। तो उसको कैसे चेंज करोगे, हाँ वही चीज ऐसा करो कि अगर एक और होता है ना, हाँ v बराबर u प्लस ए टी से शुरू करते हैं, v बराबर u प्लस ए टी पहला में, तो यहां इसमें क्या लिखोगे, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। सही है, बातचीत इधर से आवाज नहीं आनी चाहिए। दूसरा क्या फॉर्मूला है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे, थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और एक है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। दूसरा, तीसरा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये कहाँ कन्वर्ट होने वाला है, ओमेगा फाइनल स्क्वायर ना, ओमेगा फाइनल स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, 2 अल्फा थीटा। और क्या है, एस एन एथ बराबर, एस एन एथ का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन बाई टू, ए बाई टू ना, यू प्लस ए बाई टू ना, यू प्लस 2 माइनस 1, हाँ ठीक है। तो एस चौथा, एस एन एथ बराबर यू प्लस ए बाई टू, 2n माइनस 1, ये ना। तो यहां से हो जाएगा क्या, एस एन एथ तो थीटा एन एथ ना, थीटा एन एथ यू प्लस, तो यू क्या ओमेगा, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा बाई 2, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। और
एक फॉर्मूला तो और होता है, एस बराबर यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, है ना, तो उसको भी लिख ही लो। पांचवा, एस बराबर यू प्लस वी टू इंटू टी, तो यहां से थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल डिवाइडेड बाई टू इंटू टी, बिना हंसे भी लिख सकते हो, ठीक है, समझ आया। और अगर a बराबर v माइनस यू बाई टी, v बराबर यू प्लस ए टी से निकलेगा वो, है ना। तो एक चीज और ही लिख ही लेते हैं, बच्चे हो तुम लोग, a बराबर v माइनस यू बाई टी ना, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाई टी। चेक कर लेना कुछ भूल चूक लेनी देनी गलती बलती हो तो, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, हाँ ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ आया। ये सारे कब वैलिड हैं, जब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये कब है, जब ऑल फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे दिस इज वैलिड ओनली व्हेन ऑल इक्वेशंस आर वैलिड ओनली व्हेन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तभी ये, और वहां पे सिंपल एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है। कुछ फार्मूला और होता है, वो क्या होता है, v बराबर डी एक्स बाई डी टी, तो ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। v बराबर डी एक्स बाई डी टी, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी कहाँ से आता है बेटा, इलाम, हाँ, फ्रॉम वेयर यू गॉट द ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी, हाँ, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, बोल, बकर बकर करेगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जीवन में कभी तो ऐसा दिन सोचो कि आज कम से कम सीख लेते हैं, 2 साल भर से तो सीखा नहीं, कम से कम आज तो सोचो लो, किसी दिन तो सोचो कि हाँ आज सीखते हैं। या पूरा पैसा ही फ्री में डाल दिया तुमने कि लो भाई ज़कात का पैसा सेलर को दे दिया मैंने, हाँ हो गया ये। v बराबर डी एक्स बाई डी टी, तो इसका क्या होगा, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। v बराबर डी एक्स बाई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। एक फॉर्मूला तुम यहां से ये भी लिख सकते हो, a बराबर डी वी बाई डी एक्स होता है एक, a बराबर वी डी वी बाई डी एक्स, सॉरी वी डी वी बाई डी एक्स, तो a बराबर वी डी वी बाई डी एक्स होता है। तो यहां से क्या लिखोगे, अल्फा बराबर ओमेगा फाइनल, बाहर जाना, हाँ, तो बात क्यों कर रहे हो, वे पकड़ रहा कहीं का, वो चश्मा लगा है मेरा, अंधा नहीं हूं मैं, ढोलक कहीं का, हाँ, तो क्या हो जाएगा ये अल्फा बराबर क्या लिखोगे बोलो, ओमेगा ओमेगा, हाँ, डी ओमेगा बाई डी टी, हाँ ठीक है, ये भी चलेगा, नहीं चलेगा, कहे चलेगा फिर बोलो, डी वी बाई डी टी होता है ना, ओ ये चले, अब चलेगा, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही चेंज करते रहना, बाकी तुमको आता है सब कुछ करने के लिए।